सभी बच्चे आंखें बंद कर लेंगे और सीधे बैठ जाएंगे। ठीक है, पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं वो भी आंखें बंद करके सीधे बैठ जाएंगे और मेरे साथ मिलकर के परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभो रसेन तृप्तो न कुतः शनो नः तमेव विद्वान्न बिभाय मृत्यो आत्मानं धीरं अजरं युवानम् आत्मानं धीरं अजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान पूज्य आचार्य योगेश भारद्वाज जी, आदरणीय भ्राता श्री गौतम खट्टर जी एवं नौसेना के नवयुवक, सम उपस्थित गरौटवासियों, आप सभी को सादर प्रणाम। अभी होली मनाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं आपके बीच में। मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है? अभी होली मनाने के लिए हम आपके बीच में आए हैं और मेरे हाथ में आपको रंग दिख नहीं रहा होगा तो कहेंगे बिना रंग के होली कैसे मनाने आए हैं। तो मैं कुछ समय, जितना समय है मेरे पास, आप तक राष्ट्रवाद का गुलाल पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप उसे स्वीकार करिएगा। जय जय सिया राम। आज 23 मार्च का दिन, इसे काला दिन कहें या क्या कहें हम, हर बार आपके यहाँ कार्यक्रम होता है और आप इसकी भूमिका जानते ही हैं, ये किस उपलक्ष्य में इसको आयोजित किया जाता है। तो किसी विचारधारा के लिए आज के दिन हमारे 3 नवयुवक फांसी के फंदे पर चढ़ गए। आप इधर चाहे चित्र देख सकते हैं, इधर पीछे बैनर पर आप देख सकते हैं। क्या क्या नाम था उनका? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये हंसते हंसते अपने जीवन को बलिदान दे दिए इस देश के लिए। मेरे जीवन में वैसे तो सभी क्रांतिकारियों का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन भगत सिंह और वीर सावरकर ये मेरे लिए बड़े आदर्श हैं और मैं चाहता हूं इस देश के भी वो बड़े आदर्श होना चाहिए। भगत सिंह ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के 15 वर्षों के बाद आजादी मिलेगी समझौते के साथ, फिर उसके बाद में अफरा तफरी होगी, लोग समस्याओं से जूझेंगे और उसके बाद फिर लोगों को मेरी याद आएगी। और जब उनको फांसी की उसके लगभग 15 वर्षों के बाद आजादी मिली भी, तो क्या हम भगत सिंह को दूरदृष्टा कह सकते हैं? उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो सफल हुई कि नहीं हुई? क्या आज हमको भगत सिंह की याद आती है? आती है। किस लिए आती है? भगत सिंह किससे लड़े थे? भगत सिंह किससे लड़े थे? अंग्रेजों से लड़े थे। कौन कौन इस बात से सहमत है कि भगत सिंह अंग्रेजों से लड़े थे? जिनको लगता है कि भगत सिंह अंग्रेजों से लड़े थे वो हाथ उठाइए। यदि आप ऐसा समझते हैं कि भगत सिंह अंग्रेजों से लड़े थे तो आप बहुत गलत समझते हैं। भगत सिंह की अंग्रेजों से कोई लड़ाई नहीं थी। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात कर रहे हैं, फांसी के फंदे पर तो अंग्रेजों ने ही चढ़ाया था। तो भगत सिंह की लड़ाई अंग्रेजों के विरोध में नहीं थी, भगत सिंह की लड़ाई शोषण के विरोध में थी, अत्याचार के विरोध में थी। वो चाहते थे कि इस देश से अंग्रेज तो जाएं, लेकिन अंग्रेज जाने से बात नहीं बनेगी, इस देश से
अंग्रेजियत भी हमेशा के लिए चली जानी चाहिए। ये हमारे सपनों का भारत है। क्या आज हम भगत सिंह के सपनों का भारत बना पाए हैं? क्या आज हमारे देश से अंग्रेजियत चली गई है? मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि जब जब शोषण होता रहेगा तब तक भारत में एक नए भगत सिंह की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। शोषण के विरोध में आवाज उठाई थी भगत सिंह ने, शोषण के विरोध में आवाज उठाई थी राजगुरु सुखदेव ने। उसका परिणाम क्या हुआ? उनको फांसी का फंदा चूमना पड़ा। तो जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता है उसके साथ हमेशा से ऐसा होता आया है। अभी कुछ दिनों पहले एक, पता नहीं उनका क्या नाम था, आर्मी के जवान थे, उन्होंने दाल मांगी थी एक बढ़िया सी। उन्होंने वीडियो बना करके भेजा था देश के सामने कि देखो हम आर्मी में रहते हैं और हमें ठीक से दाल नहीं मिलती है, भैया हम भी तो देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हमें भी तो ठीक से भोजन दे दो। तेज बहादुर ना, उनका नाम था तेज बहादुर यादव। उसके बाद में उनके साथ क्या हुआ? उसको देशद्रोही घोषित कर दिया अघोषित रूप से। ये आर्मी की छवि खराब कर रहे हैं, ये देश की छवि खराब कर रहे हैं। फिर बाद में क्या किया? आईटी सेल ने पाकिस्तानी कुछ एजेंटों को आईडी में उनकी फेसबुक में घुसेड़ा और बाद में बोला कि ये तो ऐसा आदमी है। बाद में फिर वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हुए तो उनको ऐसा सिस्टम पकड़ा दिया कि इतने देर में तो वहां से अनुमति पत्र लेकर के आ ही नहीं सकते हो, तो वो चुनाव ही नहीं लड़ पाया। क्या इस देश में किसी भी सिपाही को या सामान्य व्यक्ति को ठीक भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है? यदि हम उनकी इस बात का समर्थन करते हैं कि उन्होंने ठीक किया, तो हमको मानना चाहिए कि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं। यदि शोषण के विरोध में कोई व्यक्ति आवाज उठा रहा है और फिर आप उसका समर्थन नहीं करते हैं, तो आपका सीधी सीधी सी बात है, आपका भगत सिंह से कोई लेना देना नहीं है। भगत सिंह एक विचारधारा है, भगत सिंह एक दर्शन है। भगत सिंह ने एक बात कही थी कि इस देश में कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो, यदि वो कितनी ही बड़ी बात क्यों न कह दे, फिर भी उसकी बात की आलोचना की जानी चाहिए, तर्क उस पर किया जाना चाहिए। अंधभक्ति हमें किसी की भी नहीं करनी चाहिए, चाहे राजनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, महात्मा हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पादरी हो, कोई भी हो, तो हमें उसकी आलोचना करनी चाहिए, तर्क सम्मत हमें बात करनी चाहिए। हमारा जो धर्म है, हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, तो सनातन धर्म में तर्क को बहुत महत्व दिया जाता है। शास्त्रार्थ की हमारी परंपरा है सनातन धर्म की। तो भगत सिंह भी इस बात को मानते थे कि तर्क हर बात पर होनी चाहिए। कोई बात केवल इसीलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि वो उसको बहुत बड़ा आदमी कह गया है, उसके बहुत फॉलोवर्स हैं, उसकी बहुत प्रसिद्धि है, उसके पास पद है, प्रतिष्ठा है, इसी बात से उसको नहीं माना जा सकता। वो तर्क की कसौटी पर खरी उतरना चाहिए, नहीं तो लोग भेड़ चाल में चलते हैं, अंधभक्ति होती है, पाखंड फैलता है और उससे देश का सर्वनाश होता है और उससे कुछ नहीं होता है। ये भगत सिंह के विचार हैं और हमें इसी बातों पर आगे बढ़ना है। लेकिन हम देखते हैं किसी के चेहरे पर तिलक देखते हैं या किसी की लंबी दाढ़ी देखते हैं, हम उसको मौलाना कहते हैं या हमारे साधु संत कहते हैं, चाहे पादरी कहते हैं, वो कुछ भी बोल करके चले जाते हैं और हम उनकी बात को सिरोधार्य जय हो महाराज, जय हो महाराज, सत्यवचन महाराज करके मानने लगते हैं। आजकल एक बाबा जी चल रहे हैं, मैं भगत सिंह के विचारों की ही बात कर रहा हूं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। भगत सिंह इस बात को कहते थे कि अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, यह भी एक प्रकार की गुलामी है और इससे बड़ी शायद ही दूसरी कोई गुलामी हो। एक बाबा जी खूब चलते हैं, आजकल भी चल रहे होंगे, जिनका नाम है पंडित प्रदीप मिश्रा जी। सुना है आपने? कितने लोग सुनते हैं उन्हें? आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? नौकरी के लिए। नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं आप, लेकिन वो उन्होंने एक सस्ता सा तरीका निकाल रखा है नौकरी देने का। आपको क्या करना है? बिल्व पत्र लेना है और उस पर शहद लगाना है। शहद लगाने के बाद आपको क्या करना है? आपको शिवलिंग पर चिपका देना है, नौकरी आपके घर अपने आप ज्वाइन लेटर आ जाएगा। यह तार्किक भारत है हमारा। यहां पर ऐसे गुरु फलीभूत होते हैं, लाखों की भीड़ उनके आगे पीछे घूमती है, 10-10 लाख लोगों की रैलियां होती हैं उनके साथ में। यह कोई अच्छी बात नहीं है, यह भगत सिंह के विचारों का देश नहीं है। ये एक महाराज जी थे, वो अभी जेल में बंद हैं। वो क्या करते थे? वो आप उनके पास जाते थे और वो कहते थे, जब कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था, कहता था कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है महाराज, तो वो कहते थे नौकरी तो लग जाएगी।
तो कैसे लगेगी? समोसा खाते हो? अरे खाते हैं। लाल चटनी के साथ या हरी के साथ? तो अगर लाल के साथ, बच्चे कह रहे हैं हम लाल के साथ खाते हैं। तो महाराज जी कहते थे हरी के साथ समोसा खाओ, कृपा आना शुरू हो जाएगी, कृपा आपकी वहीं अटकी हुई है। और ऐसे लोगों के करोड़ों के अरबों के व्यापार हैं इस देश में। और जब तक इस अंधविश्वास से हम आगे नहीं निकलेंगे तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता है। तब तक देश हमारे क्रांतिकारियों के सपनों का भारत ये नहीं बन सकता है। इस गुलामी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। एक व्यक्ति कह देता है जिसकी लंबी सी दाढ़ी है और वो आकर के बोल जाता है कि आप यहां पर इतने लोगों का मर्डर कर दोगे मजहब के नाम पर तो आपको फिर 72 हूरें मिलेंगी। 72 हूरों की व्यवस्था कर रखी है और उसको हम मान रहे हैं कि ऐसा होता है। तो हमसे बड़ा अंधविश्वासी कोई नहीं है। यदि हम भगत सिंह जिंदाबाद कहते हैं तो हमें उनके विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें उस बात पर विचार करना चाहिए। तो जो अंधविश्वास है वो प्रकार से होता है। एक बाबा जी अपने बहुत प्रचलित हैं, बाबा बागेश्वर धाम, नाम सुना होगा आपने। वो नौकरी के लिए एक मंत्र देते हैं, ओम बागेश्वराय वीर वीराय ओम फू फट स्वाहा। ऐसा करने से आपको नौकरी मिल जाएगी। और आगे पीछे बहुत सारी भीड़ उनके घूम रही है। हमसे उनका कोई दुश्मनी नहीं है, शत्रुता नहीं है, लेकिन बात भगत सिंह की है, भगत सिंह का मंच है तो तार्किक बातें यहां से होनी चाहिए। और यही भगत सिंह के सपनों का भारत है। हम ऐसे ही बाबाओं के, मौलवियों के, पादरियों के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो ये इससे जब हम आजाद होंगे तो हम कर्म के पीछे जाएंगे, कर्म करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। फिर ये जो संतरा, मौसमी और नींबू से नौकरी मिलने का जो तामझाम हमने लगा रखा है ना, उससे मुक्ति होगी। तब हम पुरुषार्थ करेंगे। वेद कहता है कि आप एक हाथ से कर्म करते हैं तो दूसरे में विजय आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ये वेद का संदेश है। वेदों को छोड़ करके हम आबा बाबाओं के पीछे पड़े हुए हैं। यदि हम ऐसा मानते हैं तो जिसके लिए हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दे दिया तो समझ लीजिए आपने उसका मूल्य ठीक से नहीं चुकाया है। मैं जो कह रहा हूं इस बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? सहमत हैं तो आप ऐसे चक्करों में आज के बाद नहीं पड़िएगा। अगर आप पढ़ते हैं तो मैं तो समझूंगा कि मैं जो बोल रहा हूं शायद ही निरर्थक जा रहा है, शायद निरर्थक ही जा रहा है। अगर उसको मानते हैं तो मैं समझूंगा मेरा यहां आना कुछ सफल हुआ। एक पिछले वर्ष मैं यहां पर आया था, अभी तीसरी बार मैं यहां पर आया हूं गरोठ में। पिछली बार आए थे तब एक प्रकरण चला हुआ था। एक इस देश में नेताजी हैं, उनका नाम है राहुल गांधी, जानते होंगे ना। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं। तो राहुल गांधी जी को मैं कहना चाहूंगा कि बेटा तुम सावरकर हो भी नहीं सकते हैं। जैसे कृष्ण को जन्म देने के लिए माता देवकी का गर्भ चाहिए, राम जी को जन्म देने के लिए माता कौशल्या का पवित्र गर्भ चाहिए, शिवाजी महाराज को जन्म देने के लिए माता जीजाबाई का गर्भ चाहिए, वीर सावरकर को जन्म देने के लिए माता राधाबाई का पवित्र गर्भ चाहिए। मदिरालय में नृत्य करने वाली नृत्यांगना के अपवित्र गर्भ से कभी सावरकर जन्म नहीं ले सकते हैं। सावरकर होने के लिए आपको तार्किक होना पड़ता है, आपको बैरिस्टर होना पड़ता है। जब आप 35 की संख्या निकाल करके कहीं से ले आते हैं तो आप पर डाउट होता है कि आपकी बुद्धि बेच खाई है आपने। सावरकर होने के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। सावरकर होने के लिए आपको कोल्हू में बैल की तरह चलना पड़ता है। सावरकर होने के लिए आपको अपने पत्नी बच्चों से दूर रहना पड़ता है, समुद्र के पार रहना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। भरी सभा में अपनी बहन को जबरदस्ती पकड़ के उसकी पप्पियां लेने से कोई सावरकर नहीं बन जाता है। आपने देखा होगा उनकी बहन प्रियंका गांधी मंच पर बैठी हुई है और राहुल गांधी बैठे हुए जबरदस्ती पकड़ रहे हैं, उनके साथ उनका शोषण कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी बहन के साथ ये कर रहा है, सोचो वो इस देश का लीडर बना तो इस देश की बहन बेटियों के साथ क्या करेगा। जिसकी खुद की बहन उससे सुरक्षित नहीं है, क्या हमारी बहन बेटियां इनके लीडर बनने के बाद सुरक्षित रहेंगी? क्या आपको लगता है?
तो सावरकर होने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा राहुल गांधी जी, वो आप इस जीवन में आप नहीं कर सकते हैं। अभी ट्रेलर आया था सावरकर फिल्म का, आप अभी सावरकर फिल्म कल लगी है, हम देख करके आए। आप में से कितने लोगों ने देखी है सावरकर फिल्म? कितने लोगों ने देखी आप में से? आपके यहां सिनेमा है? सिनेमा ही नहीं है तो फिर देखेंगे कहां से? आपने पठान देखी है? हाँ हाँ की आवाज आ रही है। आपने पीके देखी है? देखी है? ये सब देख लेते हैं, लेकिन जो देखने की चीज है वो हम कभी नहीं देखते हैं। अभी ट्रेलर आया था तो उस पर कांग्रेसियों ने बवाल करना शुरू कर दिया सावरकर पर। उन्होंने क्या बोला? सावरकर का जब भी नाम आता है तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? माफी वीर कहते हैं उनको। हाँ, इनकी वजह से आजादी आई थी, माफी वीर से। सावरकर ने माफी मांगी थी, काला पानी की सजा हुई थी उनको, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो ये कहते हैं ये अंग्रेजों के दलाल हैं, ये संगी हैं, ये ऐसे हैं, बजरंग दल वाले हैं, आर्य समाज वाले हैं, जो भी उनसे जो भी बोल सकते हैं वो बोलते हैं विरोध में सावरकर के। लेकिन सावरकर के विषय में लोग जानते नहीं है कि वास्तव में वो है कौन। सावरकर का एक बनाया हुआ बम है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। पुलिस वाले कहीं आना आ जाए कि बम लेके आया है, अभी अरेस्ट करते हैं। सावरकर, आपने चंपकलाल की कहानियां पढ़ी हैं? आपने चेतन भगत को पढ़ा है? चेतन भगत को जानते हैं? आप जानते हैं? तो इस देश में चेतन भगत को पढ़ते हैं लोग, वीर सावरकर को नहीं पढ़ते हैं। अब सावरकर की मैं कुछ बात करूं आपके सामने। सावरकर इस देश से बैरिस्टर बनने के लिए गए थे और वहां पर उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। अब वे लोग कहते हैं कि सावरकर माफी वीर थे, माफी मांगी थी, लेकिन जो राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी के जो दादाजी थे उनके, या उनको ऐसे कहें कि राहुल गांधी जी के पापा के मम्मी के पापा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी, एक बार क्या हुआ कि वो पंजाब के रियासत नाभा में घुस गए ऐसे ही इलीगल तरीके से, तो वहां उनको अरेस्ट कर लिया और जवाहरलाल नेहरू को 3 दिन उस काल कोठरी में बंद करके रखा गया। 3 दिन में ही नेहरू जी मौत दिए, 3 दिन में ही। मोतीलाल जी के बड़े लोगों से कनेक्शन थे, तो उन्होंने वायसराय को पत्र लिखा और वायसराय को उन्होंने बोला मेरे बेटे से गलती हो गई, प्लीज इसे माफ कर दीजिए, मेरे बेटे से गलती हो गई। तब उनके दादाजी ने बॉन्ड भरा कि ये मेरा जो नालायक बेटा है ना, ये आज के बाद तुम्हारी रियासत में नहीं घुसेगा, ये बहुत कोमल है, ये अपने छाती पे गुलाब लेके घूमता है, ये कहां से क्रांतिकारी हो सकता है। हम बॉन्ड भरते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, आज के बाद ये नाभा रियासत में नहीं घुसेगा। ये बात कोई भी कांग्रेसी नहीं बताता है। जिन लोगों से भारत की भूमि पर ही 3 दिन में भी टिका नहीं जाता है जेल में, वो सावरकर की देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को डूब करके मर जाना चाहिए। जब सावरकर इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ब्रिटेन में इंग्लैंड में घुस करके अंग्रेजों की छाती पर चढ़ करके, तब यहां पर नेहरू नाम का व्यक्ति एडविना के साथ रंग रंगलियां मनाता था, है ना? एडविना के साथ घूमते थे। ये तो क्रांतिकारी की लड़ाई इन्होंने यहां पर लड़ी, देश की आजादी की लड़ाई इन्होंने जेलों में लड़ी और वो जाते थे जंगलों में एडविना के साथ। ये नेहरू जी की कथा है। ये देश के लोग सावरकर को गाली देते हैं। मैं कहता हूं ये जितना गाली देंगे उससे ज्यादा इनको रिटर्न में अब दिया जाएगा। वो दिन बीत गए जब इन्होंने जो बोला था वो बोल दिया। अब इनका सारा वामपंथी एजेंडा है वो एक्सपोज किया जाएगा। तो सावरकर के विरोध में बोल पाए इनकी औकात नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं कि कायर हैं। सावरकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको आजीवन कारावास का दंड मिला। कितनी बार? 2 बार। सबको आजीवन कारावास की मृत्यु सुनाई जाती है, दंड सुनाया जाता है, तो 1 बार सुनाया जाता है 25 वर्ष का। उनको 2 बार सजा सुनाई गई, 25-25 वर्ष की, कुल मिलाकर के 50 वर्ष की काला पानी की सजा। क्यों सुनाई गई उनको? अच्छा, जो कायर व्यक्ति होगा वो जेल में रहेगा कि अपने घर में रहेगा? कहां रहेगा? जो कायर व्यक्ति है वो घर में रहेगा कि जेल में रहेगा? वो तो अपने घर में रहेगा ना। जब हमारी गली में कहीं पर भी झगड़ा होता है ना, जब हमारी गली में कहीं पर भी झगड़ा हो जाता है
तो क्या होता है, हम अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐसे लोग कभी जेल में नहीं जाते हैं। जेल में जाते हैं भगत सिंह जैसे लोग, जेल में जाते हैं चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, जेल में जाते हैं राजगुरु जैसे लोग, जो देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, जो अंग्रेजों से लड़ने का जिनमें साहस था, सामर्थ्य था, वो वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे लोग, माफी भी हम उन्हें कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। सावरकर को काला पानी की सजा केवल इसीलिए नहीं मिली कि वो कहीं पर कोई ऐसे मूंगफली नहीं बेच रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ वो बम बना रहे थे, अंग्रेजों के साम्राज्य का विनाश करने के लिए वो षड्यंत्र रच रहे थे, इसीलिए अंग्रेजों वीर सावरकर जी को काला पानी की सजा सुनाई गई। सावरकर जब ब्रिटेन में पढ़ते थे तो 6 मई 1907 की तारीख को सावरकर इंडिया हाउस में रहते थे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के यहां पर। तो 6 मई का दिन था सन 1907। उस दिन क्या हुआ, वहां का एक समाचार पत्र है डेली टेलीग्राफ, उसमें छपा था कि आज ही से 50 वर्ष पूर्व हमारे शौर्य से हमारा साम्राज्य बचा था। 1857 की क्रांति को 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने छापा कि हमारा जो साम्राज्य है आज 50 वर्ष हो गए, ये हमारे शौर्य के कारण बचा हुआ था। तो जब सावरकर ने ये देखा, वहां पर एक मंचन किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, जहां पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विलेन बताया जा रहा था। मंगल पांडे के गले में वो एक प्रतिमा बना रखी थी, उसमें उनको पट्टा पहना दिया जाता था कि ये हमारे कुत्ते हैं। गालियां दी जा रही थी, ऐसा मंचन वहां पर किया जाता था। उसको देख करके हमारे क्रांतिकारियों को, वीर सावरकर को वो देख करके बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोगों ने तो 1857 की क्रांति में अपना रक्त बहाया था इस देश के लिए, और ये यहां पर इसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये बात वीर सावरकर को बहुत चुभी। इसके लिए उन्होंने उसके 4 दिन बाद हमारे जितने भी क्रांतिकारी इंडिया हाउस में ब्रिटेन में रहते थे, उन सब ने मिलकर के अपनी छाती पर चमकदार बिल्ले लगाए और उसका विरोध किया कि तुम ये जो कार्यक्रम दिखा रहे हो वो एकदम से गलत है। तो इसके चक्कर में फिर उनके जितने साथी थे सावरकर के, उनमें से हरनाम थे, बीएम खान थे, उनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया कि आप हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, आपको ये डिग्री हम नहीं देंगे, आपको बैरिस्टर नहीं बनाएंगे, आपको नहीं पढ़ाएंगे। और ये ब्रिटेन में ही जाकर के उन्हीं की छाती पर मूंग दल रहे थे सावरकर। अंग्रेजों के खिलाफ भारत में भी कुछ बोलना जब गुनाह होता था, तब ब्रिटेन में उनकी छाती पर चढ़ करके उनके विरोध में लिखने का साहस किसी में था तो उनका नाम था सावरकर। जब उन्होंने बिल्ले लगाए तो उसके बाद में उन्हें निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित करने के बाद में सावरकर ने कहा कि यदि हमारा इतना ही विरोध कर दिया जा रहा है तो फिर मैं ये बैरिस्टर की पढ़ाई छोड़ता हूं और मैं इन्हीं की पोल खोलने को, इन्हीं की जड़ें हिलाने के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूं। फिर इसके बाद में उन्होंने, एक मुखर्जी थे वहां पर, उनकी अंग्रेज पत्नी की सहायता से इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में, इंडिया हाउस लाइब्रेरी और ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में उन्होंने एडमिशन लिया। और उसके बाद में 1857 की क्रांति में भारत में जितने भी अत्याचार हुए, जितने भी भारतवासियों को, निर्दोष भारतवासियों को जिंदा जलाया गया, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, वो सब अंग्रेजों की डायरी में लिखा हुआ था, वहां की जो लाइब्रेरी थी उसमें। वीर सावरकर ने 1.5 वर्ष लगाया उसमें, 1.5 वर्ष। और वो क्या देख रहे थे, वो 1857 की क्रांति की सच्चाई जानना चाहते थे कि क्या हुआ था। हम भी आज क्या जानते हैं, 1857 की क्रांति के नाम पर जब भी बात आती है तो हमें क्या याद आता है, रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, तात्या टोपे लड़े थे, मंगल पांडे को गोली मार दी गई थी, इतना सा जानते हैं। और यहाँ के इतिहासकारों ने कभी भी 1857 की क्रांति के विषय में कभी कुछ नहीं बताया। सावरकर ने अपने बैरिस्टर की पढ़ाई छोड़ करके 1 वर्ष उसी में लगा दिया, उसी में खपा दिया। और फिर उन्होंने 1 वर्ष के बाद में दूसरी 10 मई 1908 को, उसके लग पूरा 1 वर्ष बाद, फिर उन्होंने वहां के जितने भी क्रांतिकारी थे उन सब ने मिलकर के एक सभा आयोजित की। और उस सभा में उन्होंने एक पैम्पलेट छापे, बड़े बड़े से पत्र छापे। और उस पत्र पर क्या लिखा था, उस पत्र पर लिखा था कि 10 मई 1857 को शुरू होने वाला युद्ध, अंग्रेजों के विरोध में जो युद्ध शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, वो युद्ध अभी 10 मई 1908 को रुक नहीं गया है।
ये युद्ध तब जाकर के रुकेगा तब जब पूर्ण स्वतंत्रता हमें प्राप्त कराने वाली कोई दूसरी 10 मई नहीं आ जाती, तब तक हम युद्ध लड़ते रहेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। ये पैम्पलेट अंग्रेजों के देश में रह करके छापा गया, तब जाकर के सावरकर का जो चेहरा था, वास्तविक राष्ट्रवादी चेहरा था, तब अंग्रेजों के सामने आया। तो अंग्रेजों को पता चला कि ये तो जानते थे कि अंग्रेज के ये सावरकर कुछ अध्ययन कर रहे हैं, कुछ जानते हैं, लेकिन किस दिशा में उनका अध्ययन जा रहा है वो उनको पता ही नहीं था। तो ये पैम्पलेट छपने के बाद में फिर उन्होंने कहा सावरकर को अरेस्ट करो, ये कोई ऐसी पुस्तक लिख रहा है जो भारत में हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकती है। लेकिन उसका पुस्तक का नाम उन्हें नाम पता था, ना उस लेखक का ठीक से नाम पता था, कौन सी भाषा में छप रही है, कहां पर छप रही है, इस बात का अंग्रेजों को कोई भी अंदाजा नहीं था। सावरकर को पता चला कि इस बात के लिए मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। उन्होंने अपने ही ग्रंथ के पांडुलिपि को फ्रांस भेजा, जापान भेजा, भारत में भेजा। यहां पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया, किसी भी प्रकार से वो पुस्तक कभी भी छपनी नहीं चाहिए। तो इसके बाद में फिर हॉलैंड में जाकर के वो पुस्तक छपी। अंग्रेजों को पता चला कि ये पुस्तक कहीं ना कहीं छप गई है, उसका नाम भी नहीं पता, तब भी उन्होंने समुद्र कस्टम एक्ट 19 की धारा के तहत पुस्तक को बिना नाम जाने ही उसको प्रतिबंधित कर दिया। अभी मैं आपको जो पुस्तक दिखा रहा था, ये ऐसी पुस्तक है जिसको छपने से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया। आपने देखा होगा ना, कोई भी पुस्तक छपेगी तो उसमें कुछ विवादित होगा, तभी तो उसे प्रतिबंधित किया जाता है। सावरकर ने क्या लिखा है, ये उनको अंदाजा ऐसे ही था कि सावरकर झुकेगा नहीं, वो कुछ ऐसा लिखेगा जो हमारी जड़ों को हिला करके रख देगा, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो उन्होंने भारत में इस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया। तो जो क्रांतिकारी वहां से आते थे ना, तो अपने जूते के नीचे एक नकली सा उसमें तला लगा करके उसमें 10-10 पेज फंसा करके लेकर के आते थे, तब यहां ला करके उसको पुस्तक बनाया जाता था पूरा, फिर उस पुस्तक का वितरण किया जाता था। हमको जो बताया जाता है कि सावरकर को फांसी इसीलिए हुई कि अनंत लक्ष्मण कनेरे ने गोली मार दी थी नासिक के कलेक्टर को, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया, वो सिर्फ एक बहाना था। सावरकर को अरेस्ट करने का मुख्य कारण, सावरकर को अरेस्ट करने का मुख्य कारण ये पुस्तक थी। तो सोचिए, इस पुस्तक के लिए उन्होंने अपने जीवन को 50 वर्ष के लिए काला पानी की सजा को समर्पित कर दिया। उस पुस्तक के विषय में किसी को पता भी नहीं है। चंपक की पुस्तकें पढ़ते हैं, चेतन भगत की पढ़ते हैं, और उल्टा सीधा हम कुछ देखते हैं। इसमें 1857 की क्रांति का पूरा इतिहास है कि हमारे देश में हमारे साथ अंग्रेजों ने क्या किया, वो सब इसमें लिखित है। और ये जो पुस्तक किसने छपवाई, लोग कहते हैं कि भगत सिंह ने कभी माफी नहीं मांगी और सावरकर उनकी तुलना नहीं हो सकती। वैसे ठीक है, क्रांतिकारियों में तुलना नहीं हो सकती। ये पुस्तक जब भारत में छप करके आई ना, तो इसका एक प्रकाशन शहीद आजम भगत सिंह ने भी छपवाया था, जिसका वितरण भगत सिंह ने पूरे क्रांतिकारियों के बीच में किया था। और उस समय में ये पुस्तक 300 रुपए की मिलती थी। आज भी इसको मैं बोल दूं ना कि 300 रुपए की है, तब भी 300 रुपए में ये पुस्तक नहीं खरीदने वाले लोग। उस जमाने में इसको 300 रुपए में मिलती थी, वो भी सबको नहीं मिलती थी। इस पुस्तक के 48 साल बाद जब देश आजाद हो गया 1947 में, तब इस पुस्तक से इसका प्रतिबंध हटाया गया स्वतंत्र भारत में। तब तक ये गुप्त रूप से इसके 11 संस्करण ऐसे ही छपते रहे, बिकते रहे। राजाराम शास्त्री जी लिखते हैं कि एक बार भगत सिंह मेरे सामने आए, मैंने उनसे पूछा भगत सिंह को कि आपको देशभक्ति की ये प्रेरणा कहां से मिली, किन से मिली? तो भगत सिंह का उत्तर था, वीर सावरकर की पुस्तक 1857 का स्वातंत्र समर से मुझे देश से लड़ने का साहस मिला है। जो लोग कहते हैं ना कि भगत सिंह की विचारधारा अलग, सावरकर की अलग है, तो भगत सिंह स्वयं सावरकर को अपना गुरु मानते थे। उस पुस्तक को यहाँ से उन्होंने प्राप्त किया था। ये पुस्तक थी जिसकी वजह से वो क्रांति के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। भगत सिंह ने राजाराम शास्त्री जी को ये एक पुस्तक दी थी मात्र 36 घंटे पढ़ने के लिए। कितने घंटे के लिए? 36 घंटे के लिए। कि इससे ज्यादा पढ़ने को ये नहीं मिलेगी। पढ़ना है तो इतने समय में पढ़ लो। तो ये क्रांतिकारियों की गीता है। मैं कहूंगा आप जहां भी कहीं भी अगर आपको समय मिलता है, ये पुस्तक एक बार ये पढ़िए। जिसके लिए कोल्हू में बैल की तरह फिरे वीर सावरकर, वो ये पुस्तक है, उसका कारण है। तो वीर सावरकर होने के लिए आपको काला पानी की सजा में अपने आप को जीवन आहूत करना पड़ता है। वीर सावरकर होने के लिए आपको चरित्रवान होना पड़ता है। लोग कहते सावरकर ने माफी मांगी थी, वो माफी नहीं, कोई दया याचिका थी जो सब कैदियों का अधिकार था। ये आपने सुना है ना कि सावरकर को माफी वीर कहा जाता है, आप सुनते हो ना ये बात?
सावरकर को माफी वीर कहा जाता है, और जबकि ये सारी माफियों का, और भी जिनको माफी कह रहे हैं, दया याचिका वो कई सारे क्रांतिकारियों ने मांगी थी, लेकिन सावरकर को केवल इस बात के लिए ट्रोल किया जाता है। माफीनामे की जो बात की जाती है, दया याचिका की बात की जाती है, ये सिर्फ और एक सिर्फ बहाना है। वीर सावरकर का विरोध मात्र इसीलिए किया जाता है क्योंकि सावरकर खुल करके हिंदुत्व की बात करते हैं, सावरकर हिंदुओं की बात करते हैं। सावरकर ने काला पानी की सजा काटते हुए जिन हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था, वहां की जेलों में, वहां पर भी उन्होंने शुद्धि आंदोलन करके फिर से अपने हिंदुओं में अपना गौरव जगाया, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति उनमें प्रेम जगाया। इसीलिए सावरकर का विरोध किया जाता है। आपने कभी देखा है कांग्रेस कभी चंद्रशेखर आजाद का ऐसे विरोध करती है जैसे सावरकर का भी करती है? आपने कभी देखा है कि सावरकर उसका भगत सिंह का विरोध कभी कांग्रेस ऐसे करती है जैसे सावरकर का करती है? तो सावरकर का विरोध करने का मात्र इतना सा कारण है कि सावरकर हिंदुत्ववादी हैं। सावरकर चाहते थे कि मैं इस जेल से किसी भी प्रकार से षड्यंत्र रच करके इस देश से बाहर निकलूं, इस जेल से बाहर निकलूं तो मैं इस देश के लिए कुछ कर सकता हूं। यदि सावरकर इस देश से बाहर, उस जेल से बाहर नहीं आते तो सावरकर फिर उसके बाद में न तो मालाबार की जो घटना हुई हिंदुओं के साथ में उसको लिख पाते, न सावरकर ने जो हिंदुत्व की परिभाषा दी, हिंदुत्व पदपाशाही जिन्हें हम कहते हैं, उनके कई सारे ग्रंथ जो आज हमें मिलते हैं, जो हमारे अंदर हिंदुत्व के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति हमें जागरूक कर सकते हैं, वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता था। सावरकर से बाद में भगत सिंह मिले, सावरकर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वहां पर जापान में युद्ध लड़ने के लिए सावरकर ने भेजा था। और जो इन्हें पेंशन देने की बात कही जाती है कि सावरकर को पेंशन दी जाती थी, तो ये सावरकर के लिए टिकट भी जारी करने वाली एक इंदिरा गांधी जी थी। तो राहुल गांधी जो उन्हें माफी वीर कह रहे हैं, तो उन्हें ये तय करना चाहिए कि इंदिरा गांधी सही है या सावरकर गलत है, उनको खुद से तय करना चाहिए। वो खुद उनको ये सब दे रहे हैं, तो वो सारे क्रांतिकारियों का हक था। सावरकर को अंग्रेज वहां पर भी नियंत्रित नहीं कर पाए, तो उनको रत्नागिरी में आकर के कैद कर दिया गया। रत्नागिरी में भी उन पर प्रतिबंध लगाए गए, इसी शर्त पर उनको रिहा कराया गया कि आप भारत की सक्रिय राजनीति में भाग नहीं ले सकते हैं और रत्नागिरी छोड़ करके आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो वहां से भी उन्होंने कोई बेशर्त ऐसे छोड़ दिया हो, ऐसा भी नहीं था। तो सावरकर के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए हैं इस देश में, सावरकर का शोषण किया गया है, उसके बाद भी सावरकर नहीं झुके हैं। सावरकर ने हिंदुत्व का नारा, सावरकर ने हिंदू धर्म का नारा, सावरकर ने हमारे अंदर शिवाजी के प्रति गौरव की गाथा जो गाई जाती है उसके प्रति हमारे अंदर सम्मान का भाव सावरकर ने जगाया है। तो सावरकर का विरोध करने का इतना सा मतलब है। भगत सिंह के समर्थन में जो बातें की जाती हैं, अभी मैंने यहाँ के कार्यक्रम का जो चित्र डाला था, यहाँ के कार्यक्रम के विषय में मैंने सूचना डाली, तो भगत सिंह का चित्र उसमें अपने उसमें है ही। तो क्या बोले मेरे को किसी ने कहा कि ये तो नास्तिक थे। भगत सिंह तो क्या थे? नास्तिक थे, ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं थे। इसीलिए तुम जो लोग हो ना, भगत सिंह को मानने वाले नहीं हो, तुम तो पाखंडी लोग हो। भगत सिंह तो नास्तिक थे, ऐसे बोलते हैं। क्या वास्तव में भगत सिंह की सच्चाई उन्हें नहीं पता या हमें नहीं पता है? हम लोग भगत सिंह को आदर्श मानते हैं, किस लिए मानते हैं? वो नास्तिक थे इसीलिए मानते हैं, या वो इस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया इसलिए उसे मानते हैं? उन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में, शोषण के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी, इसीलिए भगत सिंह हमारे आदर्श हैं। भगत सिंह नास्तिक थे इसीलिए हमारे आदर्श नहीं है। सावरकर की जो बातें की जाती हैं कि उन्होंने गौ मांस पर कुछ ऐसे विवेचना दी, ऐसी कुछ टिप्पणियां दी, वो कहते वो भी ऐसे थे, तो हम उससे कोई सहमति नहीं रखते हैं। हम धर्म समझेंगे तो धर्म समझने के लिए हमारे पास महर्षि व्यास जी हैं, धर्म समझने के लिए हमारे पास स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, धर्म समझने के लिए हमारे पास आचार्य शंकर हैं, धर्म समझने के लिए हमारे पास महर्षि कणाद हैं, धर्म समझने के लिए हमारे पास महर्षि जैमिनी हैं, धर्म समझने के लिए हमारे पास महर्षि भरद्वाज हैं, धर्म समझने के लिए हमारे पास बहुत लोग हैं, उनसे हम धर्म समझेंगे। क्रांति की परिभाषा, क्रांति के का उद्गम कैसे होता है, क्रांति का प्रकटीकरण कैसे होता है, वो हम सावरकर से सीखेंगे, वो हम भगत सिंह से सीखेंगे। भगत सिंह से नास्तिकता नहीं सीखेंगे। भगत सिंह के प्रचार के नाम पर वामपंथी एजेंडा पीछे से चलाया जा रहा है। आप देखेंगे भगत सिंह जिंदाबाद बोला जाता है, वो तो हम भी बोलते हैं, बोल ही रहे हैं, कार्यक्रम भी भगत सिंह का ही है ना। हम श्रद्धांजलि अभी अर्पित की हमने
लेकिन भगत सिंह के लिए जो सम्मान है वो उनकी क्रांतिकारी भाव को लेकर के है, नास्तिकता को लेकर के लिए नहीं है। तो ये जो गलत बात है प्रचार की जाती हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। ये एजेंडा भगत सिंह के नाम पर पूरे देश में चल रहा है। आप देख लेना, जितने भी वामपंथी गैंग है, लिबरल हैं, वो भगत सिंह का अपने ट्विटर पर बैनर लगाते हैं और वो सारा दिन हिंदुओं को, सनातनियों को गोबर भक्त, गोमूत्र भक्त और पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। उनका भगत सिंह से, राजगुरु सुखदेव से कोई लेना देना नहीं है। भगत सिंह को ढाल बना करके अपनी वामपंथी थाली को परोसना है इस देश के सामने, ये उनका सीधा सा षड्यंत्र है। नहीं तो हमारे देश के एक बड़े क्रांतिकारी हुए चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का फोटो आपने उनके बीच में कभी नहीं देखा होगा। क्यों? चंद्रशेखर आजाद ने तो कभी माफी नहीं मांगी थी। उनका क्या नारा था? मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा था? मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। तो अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने स्वयं को गोली मार ली और उसके बाद में उनको देहांतर प्राप्ति हुई। तो उन्होंने तो किसी अंग्रेज से कोई माफी नहीं मांगी। तो फिर चंद्रशेखर का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? चंद्रशेखर के नारे इस देश में क्यों नहीं लगाए जाते हैं? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक मनोज मुंतशिर शुक्ला करके हैं, लेखक हैं, कवि हैं, आपने उनको सुना होगा। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, जियो तिवारी जनेऊधारी। चंद्रशेखर आजाद पर उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। उन्होंने कहा था जियो तिवारी जनेऊधारी, और इस बात पर बहुत विवाद कर दिया लिबरल लोगों ने। इस बात पर वामपंथियों ने खूब विरोध किया। क्यों? क्योंकि वो एक तो ब्राह्मण है, दूसरी बात वो जनेऊ पहनते हैं और काशी में जाकर के पढ़ते थे। तो ये जितने भी लिबरल लोग हैं, इन्हें क्रांतिकारी पसंद नहीं है, इन्हें अपनी वामपंथी विचारधारा परोसनी है। जो इनके एजेंडे में सेट नहीं होता है उस व्यक्ति को ये पसंद ही नहीं करते हैं। तो सावरकर के विरोध की जो बात है वो इनका एजेंडा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो हमें भगत सिंह को आदर्श मानना है, हमें सावरकर को भी मानना है, हमें सबसे सब कुछ सीखना है। कायरता सीखनी है तो वो जो सीखने वाले हैं वो नेहरू जी से सीख लेंगे, राहुल गांधी से सीख लेंगे, वो किसी और से सीख लेंगे। तो इस देश में जितने भी विचारधाराएं फल फूल रही हैं उसके विरोध में हमें काम करना है, और अंग्रेजियत का विरोध हमें खूब जोर से करना है, जिसका विरोध इन्होंने स्वयं भगत सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति में जब सशस्त्र क्रांति हुई थी, अंग्रेजों को काट दिया था इस देश में, उसके बाद अंग्रेज एक कानून लेकर के आए थे, आर्म्स एक्ट का। आर्म्स एक्ट का वो कानून लेकर के आए 1878 में। उसके बाद हमारे सारे शस्त्र उन्होंने छीन लिए, सारे शस्त्र उन्होंने हमारे छीन लिए अंग्रेजों ने, और वो कानून आज तक चला आ रहा है। हमको आज भी कोई शस्त्र नहीं मिलता है, जब भी दंगे होते हैं तो हम ही इसमें मारे जाते हैं। तो जो पहले कुछ चल रहा था कानून के नाम पर, उसमें से काफी कुछ आज भी चल रहा है। तो जब देश में कानून बदले, हमारा विचार बदले, हम स्वदेशी की ओर लौटें। हम गांधी जी को भी मानते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया, स्वदेशी के लिए उन्होंने बात की, उस बात के लिए हम गांधी जी को भी आदर्श मान सकते हैं। जबकि उससे पहले भी स्वदेशी का नारा हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उससे पहले ही दिया था। लेकिन वो जो दर्शन है उसके प्रति हम पूरा सम्मान करते हैं। तो जो क्रांतिकारियों के लिए जो जहर बोया जा रहा है, हमारे जो आदर्श हैं वो आदर्श हमारे रूप में सही रूप से प्रकट ना हो, इसके लिए बाधा खड़ी कर दी जाती है। हमारे आदर्श हैं आज के छिछोरे कौन? हमारे आदर्श भगत सिंह नहीं है, हमारे आदर्श हनी सिंह हैं, हमारा आदर्श एलविश यादव है। ये जो छिछोरे लोग हैं ना, वो कहता था, वो एलविश यादव ने बोला था, पंडित जी जल्दी जल्दी करके सेक्सी मंत्र सुनाओ, ये बोला था। ये हमारे मंत्रों का, वेदों का अपमान है या नहीं है कि नहीं है? ये एलविश यादव जैसे लोग बोलते हैं। वो इस देश के हीरो हैं। छपरी गैंग को अपने सर पे बिठा रखा है। जो लोग देश के लिए बात करते हैं, ठीक ठीक बात करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उनकी कोई बात नहीं सुनता है। तुम्हारे हीरो सावरकर जैसे लोग नहीं है, तुम्हारे हीरो चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग नहीं है, तुम्हारे हीरो आमिर खान, सलमान खान जैसे लोग हैं। तुम्हारी हीरोइन, तुम्हारी नायिका रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, तुम्हारी नायिका रानी दुर्गावती नहीं है, जीजाबाई नहीं है। हमारी नायिकाएं बनी हुई हैं कैटरीना कैफ जैसी, है ना, श्रद्धा कपूर बनी हुई। ये देखना है, ये तो जरूर देखना है। तो जो चीजें इस देश में उन्नति का कारण बन सकती हैं, जो हमारे देश को आगे ले जा सकती हैं, वो चीजें ना हम जानते हैं।
तो हमारे जैसे आदर्श होते हैं ना, वैसा ही हम कुछ करते हैं, वैसा ही हम कुछ सीखते हैं। तो हमारे हाथ में यदि गलत चित्र लग जाते हैं तो हम गलत बन जाते हैं, और गलत हमारे आदर्श होते हैं तो हम गलत बन जाते हैं। तो चित्रों को देख करके ही चरित्र बनता है। मैं जब गुरुकुल में शुरू में गया था ना, तो मैं बहुत डरता था वहाँ की विपरीत परिस्थितियों से। तो मैं जिस कमरे में रहता था ना, उस कमरे में मेरे जस्ट सामने वो फोटो लगा हुआ था जो जस्ट सामने आज भी मेरे सामने लगा हुआ है। ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, इस पर देखिए पीछे वीर सावरकर का जो चित्र लगा हुआ है वो मेरे कमरे में लगा हुआ था, और वो जहाज में से कूद रहे हैं, समुद्र में छलांग लगा रहे हैं। मैं उन्हें देखता था तो फिर मुझे लगता था कि ऐसा तो शायद हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। इनको कोल्हू में बैल की तरह बैल बना करके कोल्हू में पेरा जाता था, इनका सप्ताह में इंजेक्शन से रक्त भी निकाला जाता था, और कीड़े पड़ जाते थे जिस भोजन में, वो भोजन इनको दिया जाता था जिससे इनको पेट में खराबी होती थी, इनको रोग होते थे, वो सब किया जाता था। आज हम सोच रहे हैं आज हमारे साथ तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। तो इन्होंने जो युद्ध लड़े हैं इस देश के लिए, इन्होंने अपने जीवन को अपने पूरे जीवन को आहूत कर दिया इस देश के लिए। ऐसे लोगों को हम आदर्श बनाते नहीं है, छपरी गैंग को हमने अपने ऊपर रख रखा है। जो सही धर्मगुरु हैं, जो धर्म की सही शिक्षा देते हैं ना, उन्हें जानते हैं ना, उनसे मिलते हैं। वो जया किशोरी जैसी महिलाएं आपने सर पर बिठा रखी हैं। अभी जया किशोरी का एक बयान आया था। जया किशोरी ने क्या कहा? जया किशोरी ने बोला कि भैया अब ये जो सिस्टम है ना महिलाओं के ऊपर अत्याचार वाला, ऐसा नहीं चलेगा। अभी क्या करना है, महिलाएं अपना घर छोड़ती है तो पुरुष भी अपना घर छोड़ें, विवाह करें तो दोनों घर से बाहर जा करके रहें। तुम भी अपने माता पिता से फोन पे दूर से ही बात करो, और महिलाएं जो हैं वो भी अपने माता पिता से बात करेंगे। तो ये जो सिस्टम, जो कल्चर यहाँ पर चलाने को फिर रहे हैं, ऐसे लोग हमारे आदर्श नहीं हो सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं तो बस छोटी छोटी सी बात है कुछ आपके सामने रखी थी। हमारे बीच में हमारे ओजस्वी वक्ता हैं, वो आपको आपके अंदर क्रांति का संचार करेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।